नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन के बारे में हम पढ़ रहे थे। एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की अभिक्रियाओं के बारे में हमने देखा था, जिसमें 4 रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कि अल्कोहल से किस तरह से बनाना है। अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम करेंगे। प्राथमिक अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल का जब आप ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको दुर्बल ऑक्सीकारक काम में लेना है, क्योंकि हमें पता है कि उसके ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का दोबारा से ऑक्सीकरण हो सकता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड के अंदर होता है कार्बन हाइड्रोजन बंध। ये बंध आसानी से टूट जाता है और जब ये बंध आसानी से टूट जाएगा तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण के लिए हम दुर्बल ऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं या दुर्बल ऑक्सीकारक हम काम में लेते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण के लिए आप दुर्बल प्रबल किसी भी प्रकार का ऑक्सीकारक काम में ले सकते हैं, जो हम देख चुके थे। इसके अलावा अल्कोहल के ऑक्सीकरण के अलावा हमने एल्कीन का जलयोजन कराया। एल्कीन का जलयोजन कराकर हमने फिर से अल्कोहल प्राप्त किया और अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराया। विहाइड्रोजनीकरण के बाद हमें मिला एल्डिहाइड और कीटोन। विहाइड्रोजनीकरण के लिए हमने काम में लिया कॉपर उत्प्रेरक और 573 केल्विन तापमान। उसके बाद हमने कराया था एल्काइन का जलयोजन। एल्काइन का जलयोजन कराकर हमने चला अवयवता दर्शाई थी। चला अवयवता के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड और उसी कार्बन पर OH आ जाए तो आप उसे कहते हैं इनोल। और इनोल रूप जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, जो कि चला अवयवता दर्शाकर कीटो रूप में परिवर्तित होते हैं। जैसे कि कंडीशन मान लीजिए ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो ये बोला है मैंने कि एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया है और उसी कार्बन पर ऑक्सीजन आ गया है, ये इनोल रूप कहलाएगा, क्योंकि एल्कीन का तो इन और ओल यानी कि अल्कोहल का ओल हो जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से चला अवयवता दर्शाते हैं। चला अवयवता में आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है ये CH2 के पास जा रहा है और ये डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के पास आ रहा है। तो इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें, CH3 CH डबल बॉन्ड O। ये आपका था इनोल रूप, जो कि आपका अस्थाई है। इसी तरह से ये है आपका कीटो रूप और कीटो रूप आपका एक स्थायी रूप है। एल्काइन के जलयोजन की हमने बात की थी, एल्काइन के जलयोजन द्वारा हमने इसका निर्माण कर लिया था। ठीक है, अल्कोहल हो गया है, एल्कीन हो गया है, एल्काइन भी हो गया है, एल्काइन द्वारा आपने इसका निर्माण कर दिया था। इसके अलावा जो अभिक्रिया है हम कल पढ़ रहे थे ओजोनी अपघटन, एल्कीन का ओजोनी अपघटन। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कल मैंने आपको बताया था, मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह से होता है। एल्कीन है, कोई भी सामान्य एल्कीन हमारे पास है। एल्कीन की अभिक्रिया हम यहाँ पर कराएंगे ओजोन से। ओजोन के लिए मैंने आपको बताया था कि ओजोन का जो संरचना सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है हम जानते हैं। यहाँ पर इसकी 2 है, इसकी 3 हो रही है तो इस पर प्लस चार्ज, इसकी 1 ही है तो इस पर माइनस चार्ज, यानी कि कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। आवेशित संरचना में दिखाई देती है, हालांकि संरचना उदासीन है क्योंकि संरचना में 1 प्लस 1 माइनस है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से कर देते हैं। बंध का इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन ने खींच लिया तो आपके जो आवेश है वो कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाएंगे। 1 माइनस कॉर्नर पे ऑलरेडी है, ये प्लस भी इस पे आ जाएगा क्योंकि इससे बंध गया है। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं। ओजोन की संरचना को हमने इस तरह से लिख दिया, जिसमें इस वाले ऑक्सीजन पर तो प्लस आ गया और इस वाले ऑक्सीजन पर माइनस आ गया है। एल्कीन पर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं इसी रूप में। ये अभिक्रिया कराई हमने एल्कीन पर ओजोन की, तो डबल बॉन्ड टूटेगा, योगात्मक अभिक्रिया है। तो मैं कहता हूँ कि ये ऑक्सीजन तो इस कार्बन पर और ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन पर चला जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड जो है वो टूट गया, यानी कि सिंगल बॉन्ड रह जाएगा इन दोनों के बीच में। एक ऑक्सीजन इस कार्बन से, एक ऑक्सीजन इस कार्बन से, और ये वाला ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो हम इसको कुछ इस तरह से बना देंगे। डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड रह गया है, ये ऑक्सीजन कार्बन से, ये ऑक्सीजन कार्बन से, और ये वाला ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसको आप बोलते हैं मेलोजोनाइड। मेलोजोनाइड इसका नाम है।
और 11th क्लास में हमने जो पढ़ा था वो आपका ओजोनाइड था। ओजोनाइड और मेलोजोनाइड में क्या डिफरेंस होता है? मेलोजोनाइड में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, लेकिन ओजोनाइड में कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है। तो देखें क्या होगा अब आगे। यहाँ पर इसकी छोटी सी मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूँ, कल भी बताई थी, एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ। ये मैकेनिज्म आपके आगे आएगी, समझने के लिए ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है कार्बन से, ऑक्सीजन ने बंद का इलेक्ट्रॉन खींच लिया है। इस ऑक्सीजन की संयोजकता 3 हो जाती, क्योंकि देखो एक ये वाला बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड है, तो इसने यहाँ से खींच लिया, 3 हो रही है, तो ये यहाँ से खींच लेगा। अगली कंडीशन में आप देखें कि प्लस और माइनस कहाँ कहाँ पर आ रहा है। ये वाला बॉन्ड जब गया है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाला बॉन्ड जब इसने खींचा है तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो हम इसको एज इट इज बना देते हैं। कार्बन है, ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये लीजिए भाई डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद इधर आएंगे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला ऑक्सीजन, ये जुड़ गया, इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ये वाला ऑक्सीजन, ये रहा, इसने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये ऑक्सीजन वापस से बंद का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी होता है। इसने फिर से बंद का इलेक्ट्रॉन खींचा, तो अब आप कंडीशन देखें, ये ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, कार्बन जो है वो प्लस हो जाएगा। प्लस वाला कार्बन यहाँ पर है, ये वाला ऑक्सीजन माइनस है, ये वाला ऑक्सीजन भी माइनस है। कंडीशन आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसने खींचा है, इससे खींचा है, कार्बन पर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। इसी स्थिति में मैं इससे वापस एक इलेक्ट्रॉन खिंचवा देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2। अब आप देखें कि इस ऑक्सीजन ने खींचा तो ये माइनस हो रहा है, कार्बन प्लस हो रहा है, इस ऑक्सीजन ने खींचा ये -2 हो रहा है, ये वाला ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, तो ये प्लस का ऑक्सीजन, ये माइनस का ऑक्सीजन। पहले तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो टूट चुका है इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये प्लस वाला ऑक्सीजन, ये माइनस वाला ऑक्सीजन, इन दोनों को आप जोड़ेंगे। इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ रहा है, ये कार्बन प्लस है, ये कार्बन प्लस है, तो ये ऑक्सीजन इन दोनों कार्बनों के बीच में जुड़ जाएगा। यानी कि कंडीशन कुछ ऐसी होने वाली है। सी, ये ऑक्सीजन माइनस, ठीक है, ये ऑक्सीजन माइनस, इधर आते हैं, कार्बन पर प्लस आ गया क्योंकि ये वाला बॉन्ड खींचा, तो सी पर प्लस, ओ माइनस, ये ऑलरेडी प्लस है, इससे ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन से ही बंद का इलेक्ट्रॉन खींच चुका है, तो ये ऑक्सीजन प्लस हो गया। बचा ये -2 आ रहा है इस पे, क्या दोनों प्लस वाले कार्बनों के बीच में आप इसको जोड़ देंगे? जोड़ देंगे, तो ये ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के बीच में जुड़ गया। एक ऑक्सीजन माइनस है, दूसरा ऑक्सीजन प्लस है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जिसे आप बोलते हैं ओजोनाइड। ये छोटी सी मैकेनिज्म है, ठीक है। अभी तक हम जो पढ़ते हुए आए हैं 11th क्लास में, हमने क्या किया, एल्कीन पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई और डायरेक्ट ओजोनाइड बनाया। लेकिन उस ओजोनाइड के बनने के पीछे की कहानी ये है कि पहले मेलोजोनाइड बनेगा और मेलोजोनाइड से फिर ये होगा, तो ये प्राप्त होगा। तो कुछ इस तरह से हम करते हैं। ऑक्सीजन या ओजोन, ओजोन की अभिक्रिया हम करा रहे हैं एल्कीन के साथ। कोई सी भी एल्कीन हम ले सकते हैं। ये मैंने किसी भी प्रकार की एल्कीन ली है, ओजोन से अभिक्रिया हुई, ओजोन से अभिक्रिया पर हम ओजोनाइड का निर्माण करेंगे। ये ओजोनाइड का निर्माण हुआ, कैसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया, ओजोनाइड का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ठीक है। आगे जिंक और जल से अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एक झोपड़ा सा बना हुआ है, ओजोनाइड जो है एक घर सा बना हुआ है, पानी आ गया, सैलाब आ गया, तो सबसे पहले छत उड़ जाएगी इसकी, ठीक है, और फिर उसके बाद ये यहाँ से टूटेगा। यहाँ इस अभिक्रिया में आपको जिंक डालना जरूरी है, इस रिएक्शन में आपको जिंक डालना जरूरी है, क्योंकि अगर जिंक नहीं हुआ तो ये ऑक्सीजन H2O से क्रिया करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक प्रकार का दुर्बल ऑक्सीकारक है, और ऑक्सीकारक जो होता है वो एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण कर सकता है, क्योंकि इस रिएक्शन में एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है। मैंने कहा एल्डिहाइड अगर बने तो दिक्कत है, क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बन हाइड्रोजन बंद होता है। कीटोन अगर बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कीटोन में कार्बन कार्बन बंद होता है, जो कि आसानी से नहीं टूटता है। तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बनने से बचाने के लिए हमने यहाँ पर जल के साथ जिंक डाला है।
ठीक है। रिएक्शन देखें किस तरह से हो रही है, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये ऑक्सीजन H2O से क्रिया करेगा, जिंक का अभी काम नहीं है, जिंक का काम बाद में है ये ऑक्सीजन पहले H2O से क्रिया करके H2O2 बनाएगा। यहाँ पर देखें आप, ये पार्ट एक कार्बोनिल यौगिक बन रहा है और ये पार्ट एक कार्बोनिल यौगिक बन रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2CO, यानी कि 2 कार्बोनिल यौगिक आपको प्राप्त हो गए हैं। साथ में आपको मिला है H2O2, ये ऑक्सीजन H2O से क्रिया करके H2O2 बनाता है। उसके बाद अगली स्टेप में H2O2 फटाफट जिंक से रिएक्शन करके ZNO प्लस H2O बनाता है। अगर यहाँ जिंक नहीं होता तो ये H2O2 बनने वाले एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देता। तो अगर आप जिंक लिखना भूल जाते हैं तो फिर आपको इसमें एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, इसमें आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल ही मिलेगा। ठीक है, अब कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एल्कीन ली है 2-ब्यूटीन, 2-ब्यूटीन है हमारे पास, देख सकते हैं आप 4 कार्बन है, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। 2-ब्यूटीन की अभिक्रिया हम करा रहे हैं ओजोन से। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको और आप चाहें तो ओजोनाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे बोर्ड एग्जाम में जो रिएक्शन आती है उसमें आपको पूरा प्रोसेस इसका करके बताना होगा कि किस तरह से यहाँ पर ये ओजोनाइड आपने बनाया है, क्योंकि बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग रिएक्शन यही है, पूरी करनी है आपको। ठीक है, मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा कि डायरेक्ट आपको उत्पाद कैसे मिलेंगे। और क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि आपको उत्पाद का नाम दे देंगे और एल्कीन का नाम बनाने पूछेंगे। तो देखें किस तरह से ओजोन से रिएक्शन करा रहे हैं। मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ डबल बॉन्ड के ऊपर। डबल बॉन्ड पर देखो क्या क्या है, तो मैंने यहाँ पर ये 2 कार्बन इस तरह से बना दिए हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस वाले कार्बन पर क्या है, एक तो H है, एक CH3 है, तो ये एक H, ये CH3। इसी तरह से इस वाले कार्बन पर भी एक H, एक CH3, तो एक H, एक CH3। ओजोनाइड बनाए, यानी कि दोनों के बीच में ऑक्सीजन और दोनों कार्बन पर एक एक ऑक्सीजन जो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद आगे जिंक और जल से अभिक्रिया हुई, फिर से वही ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये ऑक्सीजन जल के साथ जाएगा। इतना पार्ट देखें, CH3CH डबल बॉन्ड O, यानी कि कुछ ऐसा बन रहा है। CH3 C पर है H और C डबल बॉन्ड O, तो CH3 C पर है H, C डबल बॉन्ड O। इधर भी सेम यही बन रहा है क्योंकि सममित एल्कीन है। ऐसे 2 अणु बन जाएंगे। साथ में मिल जाएगा आपको H2O2 और इस H2O2 से वापस जिंक अभिक्रिया करेगा और ZNO प्लस H2O आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ध्यान रहे, ओजोनी अपघटन, एल्कीन के ओजोनी अपघटन में अगर आपके पास सममित एल्कीन है तो हमेशा उत्पाद समान बनेंगे, लेकिन अगर असममित एल्कीन है तो उत्पाद अलग अलग बनेंगे। इस रिएक्शन से भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप एल्कीन कौन सी ले रहे हैं। अब देखें, दूसरी कोई एल्कीन ले लेते हैं अपन, मान लीजिए CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, ये है मेरे पास 2-मेथिल-ब्यूटुइन। ठीक है, 2-मेथिल-ब्यूटुइन, इसका एक और नाम होता है आइसोप्रिन। रबर बनाने के काम में आती है। ये 2 इकाइयाँ होती है, एक आइसोप्रिन होती है और एक नियोप्रिन होती है। नियोप्रिन में यहाँ पर मेथिल की जगह पर क्लोरो समूह आ जाता है। 2-क्लोरो-ब्यूटुइन बोले तो वो नियोप्रिन है, 2-मेथिल-ब्यूटुइन बोले तो वो आइसोप्रिन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्कीन जो है वो शाखित एल्कीन है, तो इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं ओजोन से। ओजोन से रिएक्शन हमने कराई। अब क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर अलग अलग स्थितियाँ हैं, तो इस कार्बन पर मैंने देखा 2 CH3 समूह हैं, तो मैंने ये कार्बन लिया, इस पर 2 CH3 समूह लगा दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं मैं, तो ये डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है, इस पर 2 CH3 हैं और इस कार्बन पर देखा मैंने एक H है, दूसरा CH3 है, तो इस कार्बन पर एक H, दूसरा CH3। बाकी ओजोन से अभिक्रिया हुई तो ओजोनाइड तो बनेगा ही बनेगा।
दिखाई दे रहे हैं आपको, दोनों कार्बन अलग अलग हैं। एक को मैंने ब्लू पेन से लिख दिया है क्योंकि इस पर दोनों CH3 जुड़े हुए हैं और इस पर एक H एक CH3 जुड़ा हुआ है। आगे का काम आपको पता है क्या होने वाला है। हम फिर से क्या करेंगे, हम अभिक्रिया कराएंगे इसकी जिंक और जल के साथ। हमें पता है कि एक बॉन्ड तो ये वाला टूटेगा, दूसरा बॉन्ड ये वाला टूटेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इतना समूह, आप देखें कार्बोनिल समूह, यहाँ पर देखें आप, ये जो कार्बोनिल समूह बनने वाला है इसके ऊपर दोनों कार्बन ही होंगे, 2 CH3 होंगे। तो आगे का काम जो मैंने किया, जिंक और जल से अभिक्रिया कराई, तो एक समूह तो ये निकल रहा है CH3 CO CH3, यानी कि बना हमारा कीटोन, ठीक है। और दूसरा समूह आप देख सकते हैं यहाँ पर CH3 CHO CH3 CHO, यानी कि बना एल्डिहाइड, और साथ में निकला हमारा H2O2, और H2O2 तो वापस जिंक से अभिक्रिया करेगा, ये H2O2 वापस से जिंक से रिएक्शन करेगा और बना लेगा ZNO प्लस H2O, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमें कीटोन भी मिला और हमें एल्डिहाइड भी मिला, दोनों ही उत्पाद हमें प्राप्त हो गए। जैसा कि मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि हम जो अभी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं इसमें आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही प्राप्त होंगे। डिपेंड करता है आपकी एल्कीन क्या है। जैसे कि अगर आपकी एल्कीन 2-ब्यूटीन थी, सम्मित एल्कीन थी, तो आपको 2 समान अणु एल्डिहाइड के मिल रहे थे। अब आपकी एल्कीन शाखित एल्कीन है, एक कीटोन मिल गया, एक एल्डिहाइड मिल गया। डायरेक्ट शॉर्टकट भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन वो शॉर्टकट आप बोर्ड एग्जाम में यूज़ नहीं करेंगे। यहीं से मैं पता लगा सकता हूं कि एल्कीन कौन सी है, उत्पाद क्या क्या बनने वाले हैं। सीधा सा तरीका है, जो भी एल्कीन आपको मिले डबल बॉन्ड हटाओ इसका, ये मैंने इसका डबल बॉन्ड हटाया, डबल बॉन्ड O, ये लगाया, देखो यही उत्पाद बन रहे हैं आपके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीटोन ही तो है। जो भी एल्कीन आपको दी गई है उसका डबल बॉन्ड हटाओ, डबल बॉन्ड O लगा दो, काम हो जाएगा। इसका उल्टा करो, अगर आपको डायरेक्ट उत्पाद दे रखे हैं, जैसे कि मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि किसी एल्कीन X के ओजोनी अपघटन पर बनने वाले उत्पाद ये हैं, मैंने आपको 2 उत्पाद बता दिए, एक कीटोन बता दिया, एक एल्डिहाइड बता दिया, तो आप एल्कीन को पहचानो और अभिक्रिया करके बताओ। तो कुछ नहीं करना, जैसे कि मैंने बोला कि कोई एल्कीन है X, उसके ओजोनी अपघटन पर बन रहा है एक तो एसीटोन और बन रहा है एसिटल्डिहाइड, तो वह एल्कीन कौन सी है, X का नाम बताओ, X का IUPAC नाम बताओ। तो आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड हटाया, ये लगा दिया, ठीक है। अभी जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन दे देता हूं मैंने बोला कि किसी एल्कीन X के ओजोनी अपघटन पर, X की ओजोन से अभिक्रिया है। डायरेक्ट रिएक्शन भी दे सकते हैं अपन, जैसे कि या तो क्वेश्चन पूरी फॉर्म में दे दें, या फिर मैंने बोला कि X की ओजोन से अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। X की ओजोन से अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और यहाँ पर मैंने आपको उत्पाद दे दिया। क्या है, 2-ब्यूटेनॉन है और एसीटोन है। तो बात समझ में आ रही है। मैंने बोला X + O3, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, उत्पाद आपको दे रखे हैं। तो सीधी सी बात है कि आपको उत्पाद दिए हैं और आपको एल्कीन पूछी है, आपको ये पूरी अभिक्रिया करके बतानी है, ठीक है। तो सीधा सा काम है। अभी मैंने क्या बोला आपको, उत्पाद देखो, डबल बॉन्ड O हटाओ, दोनों कार्बनों को आपस में जोड़ दो, ठीक है। चाहे तो आसानी के लिए मैं इस एल्कीन को कुछ ऐसे लिख देता हूँ, CH3, ये ऊपर चढ़ा दिया CH3, यहाँ पर भी CH3, तो इस CH3 को भी ऊपर चढ़ा दिया। दोनों कार्बनों के डबल बॉन्ड O हटाओ और दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। तो इसका मतलब मेरी जो एल्कीन थी वो ये थी, CH3 CH2C CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ से मैंने डबल बॉन्ड O हटा दिया है, इसको सीधा इस कार्बन से जोड़ूंगा, डबल बॉन्ड CH3 CH3, देख सकते हैं आप। अब इसका IUPAC नाम ही तो लिखना है अपन को, इधर से काउंटिंग करेंगे, डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5, 2 और 3 पर मेथिल आ रहा है, 2,3 डाई मेथिल पेंट 2 इन, इसका नाम है।
इसको दोबारा चेक करके देख सकते हैं अपन। इसका डबल बॉन्ड हटाया अपन ने, ये डबल बॉन्ड हटाया, डबल बॉन्ड O लगाऊंगा तो वापस ये मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड O लगाऊंगा तो वापस ये मिलना चाहिए। यानी कि आप एल्कीन से कार्बोनिल यौगिकों का पता कर सकते हैं, कार्बोनिल यौगिकों से आप एल्कीन का पता कर सकते हैं। और इस तरह का जब क्वेश्चन आए, आपने शॉर्टकट करके देख लिया कि हाँ भाई वो एल्कीन ये है, ठीक है। शॉर्टकट यहाँ काम आएगा आपके कि अगर उत्पाद दे दिए और एल्कीन पूछा तो फिर क्या करेंगे, तो फिर ये करेंगे, ठीक है। तो ये एल्कीन आपने यहाँ पर पता लगा ली है। अब X की जगह पर ये एल्कीन रखो, ओजोन की अभिक्रिया कराओ, पूरा प्रोसेस वही है, ओजोनाइड वगैरह सब बनाना है, काम हो जाएगा आपका आसानी से, ठीक है। तो ये एल्कीन के ओजोनी अपघटन की अभिक्रिया थी। अब इसके बाद हम देखें एल्कीन के ओजोनी अपघटन के लिए हमने यहाँ पर पूरा प्रोसेस कर लिया है कि किस तरह से होगा। यहाँ तक की जो रिएक्शंस थी ये वो रिएक्शंस थी जिसमें आपको ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाकर बता रहे हैं या दोनों का ही निर्माण हो रहा है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केवल एल्डिहाइड निर्माण या फिर केवल कीटोन निर्माण की अभिक्रिया। केवल एल्डिहाइड निर्माण की अभिक्रियाएं कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही प्राप्त होगा, कीटोन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं केवल एल्डिहाइड निर्माण, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाना है तो उसके लिए स्पेसिफिक रिएक्शन है आपके पास रोजनमुंड अभिक्रिया। रोजनमुंड अभिक्रिया ये एल्डिहाइड निर्माण की एक विशिष्ट अभिक्रिया है और नाम वाली अभिक्रिया भी है, स्पेसिफिक रिएक्शन है एल्डिहाइड बनाने के लिए। इसमें कुछ नहीं करना आपको लेना है एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड या फिर एसिटिल क्लोराइड, और इसके बारे में आप जानते हैं एसिटिल समूह का मतलब CH3CO समूह होता है, ये समूह आपका एसिटिल समूह होता है। एसिल का मतलब CH3 की जगह पर मैं R लिख दूं, RCOCl, ये एसिल क्लोराइड है, ठीक है। और एसिटिल का मतलब तो फिक्स हो जाएगा कि CH3, क्योंकि एसिड का मतलब 2 कार्बन होता है और एसिल क्लोराइड यानी कि RCOCl। तो या तो ये लेना है या फिर ये लेना, इस R में सब कुछ आ गया, ठीक है। अगर आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड भी चाहिए तो वो भी बन जाएगा, इससे R की जगह पर आप AR लगा दें। एसिल क्लोराइड ये है और एसिटिल क्लोराइड का मतलब CH3COCl, कुछ भी ले सकते हैं अपन, किसी भी प्रकार का एल्डिहाइड यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो मैं एसिल क्लोराइड लेकर चलता हूँ, यहाँ पर एसिल क्लोराइड लिया है मैंने RCOCl, एसिल क्लोराइड हमने यहाँ पर लिया है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसका अपचयन कराना है। अपचयन कराएंगे हम यहाँ पर पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। आपको पता है अपचायक के रूप में हम धातुएं लेते हैं, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, लेकिन यहाँ पर ये स्पेसिफिक रिएक्शन है तो मैं सिर्फ पैलेडियम लूँगा और पैलेडियम के साथ मैं लूँगा बेरियम सल्फेट। वो क्यों लूँगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। बेरियम सल्फेट बहुत काम की चीज़ है। इसके अंदर हमने क्या किया, RCOCl लिया, RCOCl का हम अपचयन करा रहे हैं पैलेडियम की उपस्थिति में, साथ में आपके बेरियम सल्फेट भी है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका अपचयन कराएंगे। तो देखें अपचयन, 2 हाइड्रोजन जोड़ता हूँ अगर मैं यहाँ पर, तो देखिए 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन तो Cl को लेकर जाएगा, एक हाइड्रोजन क्या करेगा, Cl को लेकर जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इसी पर जुड़ जाएगा। हो गया हमारा काम। हमें एल्डिहाइड चाहिए था, एल्डिहाइड का मतलब कार्बोनिल समूह के किसी एक और हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वही तो हो रहा है यहाँ पर। मैंने 2 हाइड्रोजन लिए, RCOCl समूह दिखाई दे रहा है, 2 में से एक हाइड्रोजन तो Cl को लेकर चला गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, तो बन गया ना एल्डिहाइड। तो RCOH प्लस HCl, बड़ी आसान सी रिएक्शन है, आसान सी रिएक्शन दिखाई दे रही है हमें, लेकिन इस रिएक्शन के कुछ बेसिक से पॉइंट हैं जो आपके लिए बड़े काम के हैं। पैलेडियम जो है ये एक प्रबल अपचायक है। प्रबल अपचायक से मतलब ये एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार अपचयन करता है। अब अगर इसका वापस से अपचयन हो जाए तो यहाँ पर फिर से 2 हाइड्रोजन जुड़ें और 2 हाइड्रोजन जुड़ें तो ये एल्डिहाइड है। एक हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन पर, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन पर। कब, जब ये ना लिया जाए,
ये बेरियम सल्फेट बहुत काम का है इस अभिक्रिया के लिए। ये बेरियम सल्फेट है इस अभिक्रिया में विष उत्प्रेरक। विष उत्प्रेरक का मतलब उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करने वाला काम तो हमें पैलेडियम से कराना है, और मुझे पता है कि पैलेडियम एक प्रबल अपचायक है जो एक से ज़्यादा बार अपचयन करता है, तो उसको रोकने के लिए बेरियम सल्फेट हमने यहाँ पर लिया है। बेरियम सल्फेट का हम जब यूज़ करेंगे तो पैलेडियम की सक्रियता कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बार अपचयन होगा, एक से ज़्यादा बार अपचयन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बेरियम सल्फेट नहीं लिया होता, अगर बेरियम सल्फेट नहीं लिया होता तो इसका फिर से अपचयन हो जाता, एक हाइड्रोजन जुड़ता ऑक्सीजन पर, एक जुड़ता ऑक्सीजन जुड़े हुए कार्बन पर, तो ये बन जाता RCH2OH। अभी RCHO है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जुड़ा, एक ऑक्सीजन जुड़े हुए कार्बन पर जुड़ा, तो ये RCH2OH यानी कि ये अल्कोहल बन जाता। ठीक है, हमें चाहिए क्या था? हमें एल्डिहाइड चाहिए था, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? केवल एल्डिहाइड निर्माण की अभिक्रिया। इसलिए इस अभिक्रिया में ये दोनों चीज़ें काम की है। रोजनमुंड अपचयन का मतलब आप क्या करेंगे? आप एसिल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड लेंगे, उसमें अपचयन कराएंगे पैलेडियम द्वारा, पैलेडियम उत्प्रेरक होगा, बेरियम सल्फेट यहाँ पर विष उत्प्रेरक होगा।